हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था एनपीए के निपटान से संबंधित प्रावधान, जैसे कि विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है उसके विषय में विस्तार से बताया। और साथ ही साथ हमने यह बताया कि एसडीसी एसडीआर क्या होता है और यस 4A स्कीम क्या होता है। आज हम कुछ इस ऐसे विषय में चर्चा करने वाले हैं जो दर्शाता है पूंजी की जोखिम। जोखिम अर्थात अच्छा ये बताइए, जब आपके पास कोई व्यक्ति पैसा मांगने आता है तो आप उस व्यक्ति की क्या देखते हैं, हैसियत देखते हैं कि यह व्यक्ति अगर हम इसको पैसा देते हैं भविष्य में हमारा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, सक्षम है कि नहीं। तो इसीलिए क्योंकि आप यहाँ भी अगर सरकारी नौकरी व्यक्ति पाया हुआ है तो ज़्यादा आप सिक्योरिटी फील करेंगे, क्योंकि उसकी हर महीने की मंथली तनख्वाह निश्चित है, आप उसे आसानी से लोन दे पाएंगे। लेकिन यदि वह रेहड़ी पटरी वाला है या समोसे की दुकान है, ठेले की दुकान है, तो आप कम भरोसा करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि इसलिए कि भरोसा कम करेंगे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारा लौटाए ना, कहीं पैसा लेके भाग ना जाए, एक अनिश्चित मन में बना रहता है। ऐसे हमारे बैंकों के भी मन में अनिश्चितता बनी रहती है कि कौन व्यक्ति हमारा पैसा लौटाएगा, कौन नहीं लौटाएगा। इसी एनपीएस संबंधित एक प्रावधान है जिसका नाम है कैपिटल CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका हिंदी में होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात ऐसे समझिए, जैसे कि बैंकों को एक निश्चित करना रहता है कि हमारा जो रिस्क बेटेड एसेट्स है, यानी जो रिस्क बेटेड एसेट्स है और पूंजी के बीच एक संतुलन स्थापित करके ऋण देना है। यानी कि अगर हम रिस्क बेटेड एसेट की बात करें, यानी कि रिस्क बेटेड एसेट अगर इसका हिंदी में करेंगे तो अनुवाद जोखिम भारित परिसंपत्ति। इसका क्या है, रिस्क बेटेड एसेट्स। देखिए ये ऐसा होता है जैसे कि आप बताइए, अभी आप जैसे कि आपके पास जैसे आप लोन देने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोन देने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति आया लोन लेने, तो आप उसे खुशी खुशी लोन दे देंगे। इसमें आपको 0% खतरा है कि यह व्यक्ति जैसे कि पूरा पैसा लौटा देगा। यही कोई व्यक्ति ये रेहड़ी पटरी वाला आ गया तो आपको 50% खतरा है कि हमारा लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इसी में कोई व्यक्ति आ गया आपका रियल इस्टेट वाला, रियल इस्टेट संबंधित मतलब कि जो ज़मीन की खरीद फरोख्त करता है, बेचता है, तो उसमें 100% खतरा है, क्योंकि अगर वो लॉस में चला गया तो हमारा लोन नहीं चुका पाएगा। इससे बैंकों की सेम टू सेम होता है। जैसे क्या होता है बैंकों का, जैसे बैंक अगर सरकार को लोन देगी, अब चाहिए सरकार को अगर लेती है, जैसे मान लीजिए भारत सरकार लेती है आरबीआई से अगर लोन लेती है तो 0% खतरा रहेगा। गवर्नमेंट 0% है खतरा रहेगा, क्योंकि सरकार लोन चुका देगी, इतना भरोसा है आरबीआई को। फिर अगर मान लीजिए कोई आया होम लोन लेने, कोई होम लोन लेने आया, होम लोन लेने वाले व्यक्ति, भाई खतरा रहेगा, उसमें भी 50% खतरा रहेगा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोन वो 50% आशा है चुका देगा, 50% है आशा नहीं चुका पाएगा। जैसे कोई हम जैसे सामान्य व्यक्ति चला गया होम लोन लेने, जैसे कि मान लीजिए जिसमें है 50%। अब कोई व्यक्ति है रियल इस्टेट, इसमें 100% रिस्क है। 100% रिस्क मतलब है कि
ये हमेशा खतरा रहेगा कि अगर इसका पैसा अगर डूब जाएगा। रियल इस्टेट क्या करते हैं, ये खरीदते हैं। आप बताइए, अब ऐसा हुआ रियल इस्टेट वाले बैंक से ले गए भैया 1 लाख रुपए मांग के, लेकिन बैंक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पता लगे ज़मीन खरीदे, ज़मीन का भाव उतार चढ़ाव आया, ये लोन चुकाने में सक्षम हो गए। यहाँ 0% रहेगा, लेकिन 0% इसलिए फील करेगा अच्छा कि यहाँ इसको बैंक को खतरा नहीं है, खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि इसको पता है जो सरकार है हमारा लोन सिक्योरिटी तौर पे पूरा 100% लौटा देगी। और जो होम लोन है 50%, यानी कि कोई व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति आता है होम लोन लेने के लिए अपने घर को बनवाने के लिए, घर का रिनोवेशन करने के लिए, तो ये 50% खतरा बना रहता है कि लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में 100% खतरा रहता है। ये मानक है, एक निर्धारित किया गया है। अब सोचिए, अब मान लीजिए ये सरकार ने इस अब तीनों को आरबीआई ने लोन दिए, मान ली बैंकों ने तीनों को लोन दिया, इनको 1-1 लाख का, 3 लाख का लोन दिया 3 लाख का लोन दिया, 1-1 लाख का, 1 लाख, एक लाख। अब तीनों लोग को लोन दे दिया। अब देखिए इसमें सरकार अब 3 लाख रुपए का लोन बैंक दिया है, मान लीजिए बैंक है एसबीआई, 3 लाख का लोन दिया है, यहाँ 0% खतरा है, लेकिन यहाँ 50%, यहाँ बैंक को 1 लाख रुपये दिया है तो यानी 50% खतरा है, यानी 50,000 मिलेगा, 50,000 मिलने की संभावना नहीं है, यानी 50,000 और 1 लाख, यहाँ 100% खतरा में, यानी कि बैंक ने 3 लाख रुपए दिया है। अब बैंक ने 3 लाख रुपये दिया है, लेकिन उसको मिलने की संभावना कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। अब बैंक को 1.5 लाख रुपए है कि मिलने की संभावना है कि 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए, जब बैंक इतना रुपए दे रहा है तो अब इसकी सुरक्षा गारंटी कौन लेगा। फिर इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का आया है, इसमें कहा गया है जो आपकी परिसंपत्ति होगी, एसेट्स होगी, और आपका जो रिस्क वेटेड एसेट्स होगा, यानी जोखिम भारित परिसंपत्ति होगी, उसके बीच एक अनुपात समायोजन होना चाहिए, यानी कि एक अनुपात होना चाहिए। आप तभी अगर 100 रुपये ऋण दे सकते हैं जब आपके पास 9 रुपये होना चाहिए। आप समझिए, आप 100 रुपये तभी किसी व्यक्ति दे पाएंगे, 9 रुपये आपके पास होना चाहिए जेब में, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं चुका पाता है रियल इस्टेट होम लोन का, जो डिपॉजिटर जमा किया रहता है पैसा, उसको लौटाना ही तो रहता है। आप भी जानते हैं जो बैंक होता है, बैंक की संपत्ति क्या है, लोन है। जो लोन मार्केट बैंक क्या है, बैंक जैसे एक दूसरे को लोन देता है, उसकी परिसंपत्ति एसेट्स है। और बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में जो हम पैसा जमा करते हैं, वो हमारा क्या है, हमारा एसेट्स है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, जवाबदेही बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो बैंक भाई हमारे ही पैसे को किसी कंपनी को दे रहा है ना, किसी व्यक्ति को दे रहा है, तो बैंक की जिम्मेदारी रहती है कि अगर जो ये सब व्यक्ति पैसा लिए नहीं लौटा पाते हैं, तो बैंक जो है, जो CAR का जो अपना अनुपात बना के रखी है, पैसा बचा हुआ है, उसको फिर वो डिपॉजिट तौर पे जो व्यक्ति पैसा जमा किए उनको लौटाएगी। यानी CAR का जो फार्मूला है क्या है, CAR का कितना फार्मूला है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, फिर बटा क्या हो जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा टीयर 1 कैपिटल क्या है।
टीयर वन कैपिटल बैंक की कोर पूंजी होती है। टीयर वन कैपिटल मतलब कि जो बैंक के पास जो प्रॉफिट होता है उसका वो टीयर वन कैपिटल लाभ होता है, जो उसके यहाँ शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर धारक होते हैं, वह टीयर वन कैपिटल है। यानी टीयर वन कैपिटल क्या है? बैंक का लाभ और क्या है? शेयर धारक जितने हैं टीयर वन कैपिटल में आते हैं। टीयर टू कैपिटल में क्या हो जाएगा? टीयर टू कैपिटल में आपका क्या आ जाएगा? हाइब्रिड संचित निधियां। पहले संचित निधि, संचित निधियां और हाइब्रिड ऋण। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कहा जाता है अगर बैंक के पास जितना टीयर वन कैपिटल अगर मजबूत रहता है कोर पूंजी, तो बैंक को उतना बैंक स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि ये टीयर टू कैपिटल है भविष्य के लिए, यानी खतरा जैसे कि स्थिति अब खराब हो गई है, अब नहीं संभल नहीं रही है, तो इसके लिए टीयर टू कैपिटल पूंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टीयर वन कैपिटल अगर आपका, जैसे कि आपका बैंक के पास अगर लाभ रखा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, तो क्या करेगा? अगर बैंक अगर घाटे में जाएगा तो अपना समायोजन बना लेगा। लेकिन टीयर टू में क्या होगा? टीयर टू का उपयोग पूंजी करने की तब आती है उपयोग जब लग रहा है बैंक के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, अंतिम विकल्प यही इसके पास ब्रह्मास्त्र है, तब इसका उपयोग करता है इस पूंजी का। अगर हम टीयर वन टीयर टू का अगर हम कैलकुलेशन करें, CAR जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, मान लीजिए अभी तो चल रहा बेसल थर्ड के मान लो 9% चल रहा है ना, 9% है, और इसको टोटल यानी कैपिटल लिख दें, कैपिटल यानी टोटल कैपिटल और प्लस रिस्क वेटेड एसेट्स मान लीजिए कितना है? रिस्क वेटेड एसेट मान लीजिए आपका 1.5 लाख है। तब 1.5 लाख रुपए है। अब सोचिए, अब इसका टोटल कैपिटल, इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? यानी कि आप देखेंगे 9 बटा, इसको 100 कर दीजिए, बराबर टोटल कैपिटल बटा 1.5 लाख, 2 0 कट गया, 15 9 135, यानी कितना होना चाहिए? लगभग 10,000 के आसपास आएगा। 9 0 0 9 0 0 25 45 5 9 1 के 9 9 4 13, यानी 13,500 का आसपास आ रहा है। अब सोचिए 13,500 रुपये अगर बैंक को 1.5 लाख रुपए देना है, तो 13,500 रुपये उसके पास होना चाहिए, तभी वो 1.5 लाख रुपए का लोन दे पाएगा। यही होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी आपके पास, जैसे हमने बताया, अगर आपको 100 रुपये लोन देना है तो 9 रुपये आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोन दे पाएंगे। क्योंकि अगर भविष्य में कोई ऐसे ना चाहे घटनाएं घट जाए, जैसे कई बार बैंक कर्ज में डूब जाए, जैसे विजय माल्या जैसे हैं, कर्ज लेके भाग गए, बैंकों के पास यही पैसा बचेगा जो CAR का पैसा जो बचाए हुए हैं बैंकों के पास, वही पैसा जो है डिपॉजिट जो पैसा जमा किए हैं वही पैसा जमादारों को लौटाएगी। अब आप सोचिए बैंकों का पैसा कहाँ से आता है? बैंकों का पैसा हम ही सब जो जमा करते हैं पैसा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, वही पैसा बैंक उठा के व्यापारियों को और जो इंडस्ट्री उद्योगपति होते हैं उनको देते हैं हाथों में। तो ये चीज़ें होती है। तो और उसके अलावा आप देखेंगे कि चीज़ें यह भी हो जाता है कई बार, जैसे नीरव मोदी जो हीरा व्यापारी हैं, अब सोचिए कितना पैसा लेके फरार हो गए, ब्रिटेन चले गए। लेकिन ये बैंक का ही घाटा गया ना। बैंक भाई हम गरीबों का ही पैसा लेकर दी थी, क्योंकि हम ही जो पैसा बैंक में जमा किए थे तो वही पैसा दी थी। अब बैंक बेचारा घाटे में चला जाएगा, बैंक अब क्या करे? बैंक क्या करता है, जो अपना बेचारा बेनिफिट पाया रहता है, बचा खुचा के रखा रहता है, लाभ हो, वही पैसा उठा के गरीब अपना जो डिपॉजिट जो पैसा बैंक में जमा उनको लौटाता है, ऐसा करके।
लेकिन राशियाँ लंबी लंबी होती हैं, कभी सरकार को मदद करने के लिए आगे कदम उठाना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब हम और एक कंसेप्ट जानते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आया, कहाँ से आया और क्या इसके पीछे इतिहास है, इसके विषय में जान लेते हैं। इसके पीछे के इतिहास की बात करें तो एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो 1930 में अस्तित्व में आया था। इसका काम है कि बैंकों का रेगुलेशन करना एक समान नियमों से पूरे विश्व के, और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना आर्थिक रूप से, जैसे कि सभी जगह वित्तीय स्थिरता हो, कहीं महंगाई ना हो, सब एकदम बराबर से रहे, खुशहाल जीवन जिए, और बैंक पास इतना पैसा हो कि सबको बढ़िया से पैसा लोन चुका सके, यानी कि ये सब चीज़ें होती है। इसका नाम क्या है? विश बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में इसका हेडक्वार्टर है। जो बेसल है, इसके क्या हुआ, बैंकों को एक कदम उठाना पड़ा, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, क्योंकि उस समय जैसे क्राइसिस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक बेसल में एक कमेटी गठित की कि ऐसा क्या कदम उठाया जाए, कि ऐसा क्या नीति नियम बनाया जाए जिससे विश्व में बैंकों के लिए समान रेगुलेशन कानून बनाया जाए, जिससे कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और किसी देश में पूंजी का अभाव ना हो, पूंजी का कैश फ्लो होता रहे। इसके लिए फिर उन्होंने बेसल मानक तैयार किए, बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड। भारत जो है इसका सदस्य 1992 में बना, और भारत ने बेसल फर्स्ट मानक को अपनाया 1999 में, जिसके अंतर्गत बेसल मानक में ये जो CAR है, पहले 8% था CAR, फिर 2004 में बेसल सेकंड आया, फिर बेसल थर्ड आया 2012 में, जो अभी 2019 में बेसल थर्ड मानक RBI ने बैंकों को दिशा निर्देश करके जारी करवा के सभी बैंकों को बेसल थर्ड मानक जारी करवाए। यानी कि बेसल थर्ड मानक के अंतर्गत ये है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा, इसके अंतर्गत जो बैंक लोन 100 रुपये तभी दे पाएंगे जब 9 रुपये अपने पास बचा के रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा बेसल थर्ड मानक में यह भी निर्धारित किया गया कि जो ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि जो है कि NPA जो है, NPA को कम किया जा सके, साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट को कम किया जा सके, और इसके अलावा बेरोजगारी दर को भी काबू किया जा सके। ये सब चीज़ें बेसल थर्ड मानक में हुआ। तो आप देखेंगे जो बेसल थर्ड मानक है, इसी के अंतर्गत जो है अभी हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में 9% चल रहा है बेसल थर्ड मानक। यानी कोई भी बैंक अगर किसी व्यक्ति को लोन देना चाहते हैं, 9% उसको रखना पड़ेगा। अगर 9% नहीं रखेगी वो लोन नहीं देगी, क्योंकि RBI का ऐसा दिशा निर्देश है यह निर्धारित किया जाता है। और इसके अलावा फिर इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया पूरी तरह से, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला टॉपिक और बेसल यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब इसके आगे के विषय में एक चैप्टर और आएगा जो बैंक से संबंधित है, उसके विषय में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।